साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान था सोशल साइंस की पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 2। तो यह पॉलिटिक्स संबंधित पुस्तक है जिसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो इस पुस्तक में टोटल 9 चैप्टर हैं। अभी तक हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग इसका तीसरा चैप्टर, जिसका शीर्षक है राज्य शासन कैसे काम करता है, तो इसके बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से यह काम करता है। तो इसको प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले कुछ चीज़ों को देखें। तो जैसे कि क्लास 6 की जब पुस्तक आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी की, तो वहाँ पर शासन जो है बताया गया कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है, स्थानीय, राज्य और केंद्र। तो जो 6 क्लास थी वहाँ पर स्थानीय शासन किस प्रकार से कार्य करता है उसके कार्यों के बारे में बताया गया। और यह जो अध्याय है यहाँ पर हम लोग जो है राज्य स्तर पर किस प्रकार से शासन कार्य करता है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, या विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं, हम इन प्रश्नों का विचार जो है इस अध्याय में करेंगे। और इन प्रश्नों का विचार करने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो उदाहरण या एग्जाम्पल जो लेंगे वो स्वास्थ्य का लेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक कहानी के माध्यम से थोड़ी सी भूमिका को समझते हैं। तो यहाँ पर एक स्कूल की 2 छात्राएं हैं जो लाइब्रेरी में बैठ करके अखबार पढ़ रही हैं और वो आपस में बात करती हैं। उसमें से एक कहती है कि देख, यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसके बाद दूसरी कहती है कि कई गाँवों में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए, नदी नाले और तालाब सूख गए हैं, बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। और इसी अखबार में यह भी लिखा गया था कि जिला मुख्यालय पालमपुर में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है और यहाँ का जिला चिकित्सालय जो है वो मरीजों से अटा पड़ा है, मतलब भरा हुआ है, और इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं। अब फिर आपस में दोनों बात करती हैं कि टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि हैजे से लोग मर जाएं? क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है? दूसरी सहेली से कहती है, क्या पता बस मुझे ना हो जाए यह बीमारी। तो यह दोनों के बीच का वार्तालाप है। इसके बाद ये लोग स्कूल से छूटते हैं और घर की तरफ साइकिल से रवाना होते हैं दोपहर में, और फिर इनकी वार्तालाप चलती रहती है। एक कहती है कि मेरी मम्मी ने कहा कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है, मतलब बाहर का कुछ ठंडा पीने से मना किया है। और इस प्रकार यह कहते हुए कहती कि आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया, मतलब इस प्रकार से कि बाहर का कुछ ठंडा नहीं पीना है और तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, शिरीन। मतलब उस लड़की का नाम क्या है, शिरीन। और दोनों ही करके हंसती हैं। आगे बढ़ती हैं तो एक महिला पुलिसकर्मी जो है इनको रोकती है कि रुक जाओ। तो हुआ क्या था कि रैली के कारण, वह बताती कि रैली के कारण यह सड़क बंद है और रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। तो लड़की पूछती है, सचमुच? लेकिन क्यों, उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? तो जो महिला पुलिसकर्मी थी वो कहती है कि हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। अब इसमें से जो भीड़ थी, उस जो लोगों ने घेराव किया था, उसमें से एक व्यक्ति जो है वह कहता है माइक पे कि और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं। हमारे विधायक को, मतलब उस क्षेत्र का जो विधायक है, उसको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो दोनों सहेलियां फिर कहती हैं कि कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी, ये कोई नेता होता है क्या? तो दूसरी कहती है, हाँ, मैंने इन्हें टीवी पर देखा और ये विरोधी दल के लीडर हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस कथानक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से हमने जो स्वास्थ्य का उदाहरण पालमपुर जिले का है उसको यहाँ पर देखा। अब इसी को चर्चा आगे बढ़ाते हैं इसी पर। तो अब प्रश्न उठता है, चूँकि लास्ट में यहाँ पर क्या कहा कि जो भीड़ जो इकट्ठा हुई थी उसमें जो एक व्यक्ति था वो कहता है कि इसके जिम्मेदार, जो यहाँ पर स्वास्थ्य की समस्या आ रही है उसकी जिम्मेदारी विधायक को लेनी चाहिए। तो अब प्रश्न उठता है कि विधायक कौन होता है? तो उपरोक्त भाग में आपने पालमपुर की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्साधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे अपने जिले के, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? अब थोड़ा सा और बात करें तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको विधायक कहते हैं या एमएलए कहा जाता है।
एमएलए का पूरा जो नाम होता है, जो फुल फॉर्म है, वह क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का ही संक्षिप्त रूप क्या है? एमएलए है। तो एमएलए का जो चुनाव है या विधायक का जो चुनाव है वो जनता द्वारा किया जाता है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। जब जो चुनाव जीतता है वो विधानसभा का सदस्य बन जाता है और वो मिलकर के सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जो हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि जनता ही उन्हें चुनती है। नीचे हम एक उदाहरण देखेंगे और इससे यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है और हर राज्य में एक विधानसभा है और हर राज्य जो है कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है और उस मानचित्र में दर्शाया गया कि हिमाचल प्रदेश जो है 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। मतलब कि वहाँ विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? 68 है। मतलब 68 विधायक चुने जा सकते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए वे विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? तो इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। तो जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको जिनको बहुमत प्राप्त नहीं है उन सारी पार्टियों को मिला करके सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझें तो मान लीजिए क्या हिमाचल प्रदेश की विधानसभा विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र जो है कितने हैं? 68 हैं। ये मानना नहीं है, ये सत्य है कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जो सदस्य संख्या वो कितनी है? 68 है। तो वहाँ निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? 68 हैं। और अब हम लोग थोड़ा सा जो हिमाचल प्रदेश का जो पिछला चुनाव मतलब जो लेटेस्ट चुनाव 2017 में हुआ है उसमें विधानसभा चुनाव के परिणाम को थोड़ा सा देखते हैं कि किस पार्टी को कितने सीटें मिली हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी को 68 में से 44 सीटें मिली, इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात कांग्रेस को 21 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 1 सीट और निर्दलीय जो किसी पार्टी से नहीं थे 2 सीटें, कुल मिला के 68 सीटें। तो ये चुनाव का परिणाम रहा है। तो विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वो विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है। इसलिए यदि देखा जाए कि बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक जो है विधायकों की आवश्यकता होगी। परंतु हमने जो चुनाव परिणाम देखा उसमें देखा कि भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक थे, अर्थात उन्होंने बहुमत से अधिक सीटें प्राप्त की थी। तो 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक इनके गठबंधन या इनकी पार्टी को छोड़ करके जो अन्य सब विधायक थे वे विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस को यदि देखें तो उसके 21 सीटें हैं। मतलब विपक्षी दलों में सबसे अधिक सीटें किसके पास हैं? कांग्रेस के पास है। तो कांग्रेस जो है यहाँ पर मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के पास थे और विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थीं और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अर्थात बीजेपी जीती थी, तो बीजेपी के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं और वही नेता जो है मुख्यमंत्री बनता है। तो इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री जो होता है वो मंत्रियों का चयन करता है। मतलब विधायक मिलकर के मुख्यमंत्री का चयन करते हैं, ठीक है, उसको नॉमिनेट करते हैं कि कौन उनका नेता होगा। और जब मुख्यमंत्री बन जाता है तो मुख्यमंत्री जो है अपने हिसाब से मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो इतनी चीज़ याद रखिएगा, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं, ठीक है। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं, मतलब अलग अलग विभाग या मंत्रालयों के अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के हों, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह से कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक तो विधायक के रूप में और दूसरी यदि वो मंत्री हैं तो मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम लोग आगे उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा एक उदाहरण लेते हुए विधानसभा में किस प्रकार से बहस होती है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो
आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी मतलब हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया और ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे और हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी हुई थी। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते थे, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते थे या सुझाव दे सकते थे कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों को उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। मतलब जो भी सदस्य संख्या है वहाँ, मतलब जैसे हिमाचल प्रदेश में वहाँ 68 सदस्य हैं, तो उन सभी के द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। इस तरह मुख्य अधिकार जो है उन्हीं का होता है, मतलब सवाल जवाब करने का। अब यहाँ पर बहस चलती है, अलग अलग विधायक जो होते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो एक विधायक जो थे, जो कि कह सकते हैं विरोधी पक्ष के थे, सत्ता पक्ष के नहीं अर्थात विपक्ष के थे, उन्होंने कहा कि अखंड गांव, जो कि उनका निर्वाचन क्षेत्र था, इन्होंने कहा अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वह स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। दूसरा विधायक जो कि विपक्ष के थे, ठीक है, उन्होंने भी प्रश्न किया कि मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है। सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। तीसरे विधायक जो हैं वो भी विपक्ष के थे। उन्होंने प्रश्न किया कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र टोल पट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लाया गया है और कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। एक चौथे विधायक जो हैं वो सत्ता पक्ष के थे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं और पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है और ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। ये सत्ता पक्ष के विधायक थे। एक अन्य विधायक जो कि विपक्ष के थे, उन्होंने प्रश्न किया कि हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए हैं। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। यह जो पूरी स्थिति है शर्मनाक है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच जाएं। छठे विधायक खड़े होते हैं जो कि सत्ता पक्ष के थे। इन्होंने कहा कि विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया है। तो इस प्रकार से यहाँ चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो 6 विधायक अपनी अपनी बात रखते हैं वो इस प्रकार से बैठे थे। अब आगे चलते हैं। उक्त भाग में जो भी हमने ऊपर पूरी चीज़ों को देखा, तो उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रहे एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य जो है शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। ठीक है, इन सब का सामूहिक प्रमुख जो है मुख्यमंत्री होता है।
सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। तो कि सरकार क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ सारे विधायक, मतलब जो 68 विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, तो दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, जो लोग बहुमत प्राप्त करते हैं वो अपना एक नेता चुनते हैं, वही मुख्यमंत्री बनता है। अब थोड़ा सा शासन की कार्यप्रणाली को समझ लेते हैं। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बात करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ पर, इसको उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे लोगों के जवाब देने के लिए। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया और इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे और इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। ऐसे ही एक समाचार पत्र की जो रिपोर्ट है उसको हम लोग अभी थोड़ा आगे देखेंगे या थोड़ा सा उसको आगे पढ़ेंगे। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए और सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं, वन पीने के स्वच्छ पानी की कमी की भी है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सकें। अब इससे आगे बढ़ने से पहले जो हमने कहा कि पेपर में जो प्रेस वार्ता की चीज़ें निकल के आई वो किस प्रकार से छपती हैं, यहाँ पर एक उदाहरण देख सकते हैं। तो हेडिंग ही दी गई कि मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा, और ये घटना कहाँ की है, कहाँ के लिए, पालमपुर के, हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले के लिए। तो इसमें बताया गया कि पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई कि सरकार ने स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। उनकी योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को यह जानकारी देने की भी है कि किन उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वह इस बारे में देखेंगे। तो यह जो है समाचार पत्र में किस प्रकार से रिपोर्टिंग होती है उसको हमने यहाँ पर देखा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री ने अलग अलग चीज़ें कहीं, तो जैसा आपने ऊपर देखा कि वे लोग जो सत्ता में, जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे कि लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग इत्यादि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। जैसा कि ऊपर के उदाहरण में हम लोगों ने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री ने जो प्रेस वार्ता की थी। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात जब वो कानून बन जाता है तो इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग, अर्थात उस राज्य के जो विभाग हैं, इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून जो है वो संसद में बनाए जाते हैं और राज्य के लिए कानून राज्य विधानसभा में बनाए जाते हैं। तो संसद वाला जो पोर्शन हम लोग जब क्लास 8 की NCERT की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। लोकतंत्र में विधायकों अर्थात MLA के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है।
और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है, मतलब अपरोक्ष रूप से जनता का ही शासन होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं, जैसे कि ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग का हमने उदाहरण लिया था। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित, विधायिका मतलब जिसमें चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के विधायक हो, सारे विधायकों को लिया जाता है, तो उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है, तभी कोई कार्य संपन्न हो सकता है। इसके अलावा जो है आप देखें लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं भी आयोजित करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। अब थोड़ा सा एक उदाहरण हम देख लेते हैं कि किसी चीज़ के बारे में हम जानकारी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें है एक वॉलपेपर की परियोजना। वॉलपेपर क्या होता है? एक मज़ेदार गतिविधि जिसके माध्यम से रुचि के विषय पर, मतलब जिस पर भी रुचि होती है उसके विषय पर शोध किया जा सकता है। और इस वॉलपेपर में जो तस्वीरें लगाई जाती हैं, जो यहाँ जो तस्वीरें दी गई हैं, वह कक्षा में वॉलपेपर बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं कि किसी क्लास में शिक्षिका जो है कोई विषय चुनती हैं, तो चुने गए विषय को पूरी कक्षा को परिचय देती हैं कि यह विषय है, ठीक है, इसके क्या क्या आयाम है, इस पे आपको शोध करने हैं, और संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा को कुछ समूहों में बांट देती हैं। समूह उस मुद्दे पर चर्चा करता है, अलग अलग समूह जो है अपने समूह में उस मुद्दे पर चर्चा करता है और तय करता है कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना होगा। इसके बाद बच्चे अपने आप या दो दो की जोड़ी में इकट्ठे की गई सामग्री को पढ़ते हैं और अपने अनुभवों और विचारों को लिखते हैं। इसके लिए वो कविताओं, कहानियों, साक्षात्कारों, विवरणों आदि की रचना कर सकते हैं। इसके बाद जो भी सामग्री चुनी गई या बनाई गई या लिखी गई है उसे समूह के लोग मिलकर देख लेते हैं। वे एक दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं और अपने सुझाव देते हैं। वे मिलकर यह तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या जाएगा और फिर उसका लेआउट बनाते हैं, मतलब किस प्रकार से उसको दर्शाया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि एक वॉलपेपर बनाया गया है। इसके बाद प्रत्येक समूह अपना वॉलपेपर पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। यह महत्वपूर्ण है कि समूह के एक से अधिक सदस्य को प्रस्तुत करने को कहा जाए और सभी समूहों को अपना काम बताने के लिए बराबर का समय मिले। जब सभी समूह अपना प्रस्तुतिकरण कर लें तो समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछना अच्छा रहता है। अपने आप वे और क्या क्या कर सकते थे, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनसे, और क्या करने से उनका काम और ज़्यादा व्यवस्थित हो जाता। लेखन और प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए क्या किया जा सकता था। तो यहाँ पर एक जो है उदाहरण दिया गया है एक स्कूल का। यह सन 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में यह वॉलपेपर जो है कक्षा 6 के विद्यार्थियों के द्वारा बनाया गया था। तो इस प्रकार से वॉलपेपर क्या करता है, किसी भी विषय पर जिस पर रुचि होती है उस पर एक शोध कार्य करता है, मतलब उससे संबंधित जो भी जानकारियाँ होती है जुटाने का और रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है तीसरा यह समाप्त होता है। इसमें कुछ अन्य चीज़ों को भी देख लेते हैं, यह कुछ शब्दों को। जैसे यदि पूछा जाए कि निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, तो निर्वाचन क्षेत्र इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहाँ रहने वाले सब मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है, चाहे वो सांसद चुने, चाहे प्रधान चुने या विधायक चुने। उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। बहुमत क्या होता है, इसका ऐसी स्थिति है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो, इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। विरोधी पक्ष क्या होता है, इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार करने के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। प्रेस वार्ता क्या होती है, तो प्रेस वार्ता मीडिया से संबंधित पत्रकारों का एक ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जनसमूह को बताएंगे। यही प्रेस वार्ता होती है कि जब भी किसी को भी या किसी मंत्री को या विधायक को या किसी पार्टी को या किसी भी समूह को अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचानी होती है या लोगों के जवाब देने होते हैं, तो वहाँ पे प्रेस वार्ता की जाती है। इस प्रकार से यह पूरा अध्याय यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।